हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum, this is Dr. Samra Anwar Mughal. I'm a chiropractor. As far as my previous qualification is concerned, I got a bachelor's degree in DPT, it's Doctor of Physical Therapy. I got a MS degree specialization in orthopedic manual. I got a certification in chiropractor. As far as my areas of expertise are concerned, currently I am dealing patients in post-surgical rehabilitation, orthopedic manual rehabilitation and spinal rehabilitations. जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है डिस्क स्लिप और डिस्क प्रोलैप्स और कुछ लोग इसे डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आम जुबान में अगर हम लोगों की बात करें तो वो इसे कमर दर्द के नाम से हमारे पास आते हैं। ओके, सबसे पहले कि ये इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये किन किन लोगों में होता है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनकी बड़ी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है उनकी जॉब की वजह से, या उनको ज़्यादा वर्क आवर्स में बैठना पड़ता है, या वो लोग जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं और वो लोग जो ज़्यादा स्टैंडिंग करते हैं। जैसे अब ट्रैफिक वार्डन्स या कुछ मिलिट्री में हैं आप लोग, तो आप ज़्यादा स्टैंडिंग करते हैं उन पेशेंट्स में। उसके अलावा ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स करते हैं और अपनी स्पाइन को और अपने पोस्चर को स्टेबल नहीं रखते। फोर्थली उन पेशेंट्स में हम इसको ज़्यादा देखते हैं जो अगर उन्हें कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है तो वो अपनी स्पाइन को बेंड करके उसको उठाने की कोशिश करते हैं, रादर के वो बैठ के प्रॉपर अपनी स्पाइन को स्टेबलाइज करके तो वो ऑब्जेक्ट को उठाएं। ये सब पेशेंट्स के अंदर डिस्क स्लिप ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि एरियाज़ कहाँ पे हैं, तो स्पाइन को अल्लाह ताला ने हमारी ऐसे बनाया कि स्पाइन के अंदर वर्टिब्रीज होते हैं और वर्टिब्रीज के दरमियान में एक डिस्क होती है जो एज अ कुशन एक्ट करती है, जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करती है और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स दरमियान से गुजर रही होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। डिस्क स्लिप के पेशेंट में होता क्या है कि जो सेंट्रली प्लेस डिस्क होती है वो अपनी जगह से स्लाइटली आगे या पीछे थोड़ी सी हट जाती है, हिल जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में उस एरिया में लाइक अगर लंबर स्पाइन है तो L2 L3 का वर्टिब्रा अगर डिस्प्लेस हुआ है तो पेशेंट को उस लेवल से पेन रेडिएट होगा और पेन लेग्स की तरफ जाएगा लंबर रीजन के अंदर। अगर सर्वाइकल का एरिया इन्वॉल्व है तो सर्वाइकल के अंदर शोल्डर्स में पेन आता है, नेक में पेन आता है या ज़्यादातर आर्म्स में रेडिएट करता है पेन। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते क्या हैं, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे पहले तो कोई आपको आप किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे या न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे, वो कहेंगे यू शुड गो फॉर अ सर्जरी। सर्जरी इज़ ए काइंड ऑफ ऑप्शन। उसके अंदर होना क्या है, उसके अंदर उन्होंने जो लोकलाइज एरिया इन्वॉल्व है उस एरिया पे इंसिजन दे के कट लगा के उस एरिया से जो बाहर की तरफ एरिया डिस्क का निकला हुआ है उसको रिमूव कर देंगे और डिस्क और उसकी सराउंडिंग नर्व्स जो होती हैं वो प्रेशर फ्री हो जाती हैं। बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन, और स्पेशली उन पेशेंट्स में जो 50 से अबव या 50 के बॉर्डर पे हैं, बिकॉज एक तो एनेस्थीसिया इंटॉलरेंस होती है, सेकेंडली वो पेशेंट जो होते हैं वो सर्वाइकल स्पाइनल सर्जरी से रिकवर नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर रिकमेंडेड है कि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे जाएं। कंजर्वेटिव में क्या ऑप्शन आती है, कंजर्वेटिव में ऑप्शन आती है कि आप कायरोप्रैक्टर के पास जाके एडजस्टमेंट करवा लें, फिक्स करवा लें अपनी डिस्क को। उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम या तो पेशेंट हमारे पास आता है कि क्योंकि नर्व इन्वॉल्व है और नर्व इंट्रैप है, तो सबसे पहले हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। नर्व स्टिमुलेशन से क्या होता है, क्या वहाँ पे नेचुरल एंडोर्फिन्स डिस्चार्ज होते हैं और पेशेंट की पेन टेम्परेरीली कम हो जाती है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम हाइड्रोथेरेपी या क्रायोथेरेपी, जिसमें हम हाइड्रो में वाटर के अंदर पेशेंट को इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करवाते हैं, और जो कायरो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम आइसिंग से पेशेंट को आइसिंग प्रोवाइड करते हैं। आइसिंग से क्या होता है, ब्लड फ्लो वहाँ पे कम होता है। ब्लड फ्लो जब वहाँ पे कम हो जाता है तो वहाँ के लोकलाइज मसल्स जो स्पैज़म में आए हुए हैं वो स्पैज़म फ्री हो जाते हैं। और अगर हम हीटिंग अप्लाई करते हैं उसके क्या इम्पैक्ट आता है, हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग से वहाँ पे ब्लड रश करता है, वहाँ पे फ्लो करता है, तो वहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर्स पेन कैरिंग रिसेप्टर्स पड़े हैं वो फ्लश आउट होकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स के थ्रू स्पाइनल लेवल पे, लेट्स सपोज L2 L3 का लेवल है, हम स्पाइन को उसकी जिस जगह से वो बाहर है, लेट्स सपोज एंटीरियरली है, तो हम उसे मोबिलाइज या मैनिपुलेट करके एडजस्टमेंट करके उसको एंटीरियरली पुश करते हैं कि वो अपनी जगह पे जाए। जो दूसरी इसके अंदर ऑप्शन आती है इन पेशेंट्स के अंदर जो स्पाइन के साथ एसोसिएटेड
फेसिड्स होते हैं, फेसिड्स लॉक होते हैं, उसकी वजह से अगर हम वो ट्रीटमेंट करवा भी रहे हैं, फेसिड लॉक की वजह से डिस्क अपनी जगह पे प्रॉपर वापस नहीं आती, उसके अंदर हम फेसिड्स को अनलॉक करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम ट्रैक्शन देते हैं इन पेशेंट्स को, वो हम मैकेनिकल भी दे सकते हैं किसी मशीन के थ्रू और मैनुअल भी दे सकते हैं हैंड के थ्रू। इसका काम क्या है, डिस्क ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो ऐसे पड़ा हुआ है, दरमियान में उसकी डिस्क है, चाहे वो थोड़ी आगे की तरफ बल्ज आउट हुई है, जब हमने उसे ट्रैक्शन देनी है तो वो एक गैप जनरेट करेगी, एक डिस्क को जगह देगी कि वो अपनी जगह पे वापस आए। इस वजह से क्या होता है कि डिस्क अपनी जगह पे प्रॉपर वापस आती है और पेशेंट के जो ऑलमोस्ट 40-50% सिम्टम्स होते हैं वो सबसाइड कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग इसके अलावा नर्व फ्लॉसिंग करते हैं, क्योंकि नर्व एंट्रैपमेंट है ना, तो नर्व जहाँ पैथ को फॉलो कर रही है वो पेशेंट को पेन देती है उस जगह पे। उसके लिए हम नर्व को स्ट्रेच करते हैं, नर्व फ्लॉसिंग करते हैं, नर्व की न्यूरोडायनामिक्स करते हैं ताकि नर्व का जो पैथ है वो क्लियर हो और पेशेंट को एसोसिएटेड स्ट्रक्चर या लिम्ब के अंदर पेन ना आए। दिस इज़ ऑल फॉर द कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट। आई एम करंटली वर्किंग इन जोहर मेडिकेयर हॉस्पिटल. If you have to take my appointment, you can take online or the clinic appointment from Marham. हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।